नमस्कार। आज हम भारतीय रक्षा क्षेत्र की कुछ ताज़ा और काफी अहम गतिविधियों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, इंजन सौदे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी। तो चलिए जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब से भारत की रक्षा तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये भी देखेंगे कि जो आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं वो जमीन पर कितनी उतर रही हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत मिसाइलों से करते हैं। एक खबर है अपनी, वो 1500 किलोमीटर रेंज वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में, ITCN प्रोग्राम वाली। इसमें कुछ अपग्रेड हो रहा है। हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी जा रही है, फ्लेयर काउंटर प्रोटेक्शन सिस्टम। फ्लेयर्स ये कैसे काम करते हैं? देखिए, ये मिसाइलें ना जमीन के काफी नजदीक उड़ती हैं, तो जो कंधे से दागे जाने वाली छोटी मिसाइलें होती हैं, मैन पैड्स जिन्हें कहते हैं, या दूसरी हीट सीकिंग मिसाइलें, हाँ, जो गर्मी का पीछा करती हैं। बिल्कुल, उनसे खतरा रहता है। तो ये फ्लेयर्स जो है ये एक तरह से नकली गर्मी पैदा करते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे दुश्मन की मिसाइलें भटक जाएं। ये DRDO ने विकसित किया है और तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सबके लिए है। तो मतलब मिसाइल की बचने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। चलिए अब लड़ाकू विमानों की तरफ चलते हैं। तेजस MK-1A का एक और बड़ा ऑर्डर आने वाला है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना अगले साल 97 और तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर देने का प्लान कर रही है। 97, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और प्लान है कि 2028 से इनका प्रोडक्शन शुरू हो और 2032 तक ये बैच पूरा हो जाए। इसमें क्या खास रहेगा पिछले वाले से अलग? इसमें सबसे बड़ा जोर रहेगा स्वदेशीकरण पर। अभी करीब 60% हिस्सा भारतीय है, इसे और बढ़ाना है। जो बाहर से आने वाले LRUs हैं, मतलब लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, हाँ, पुर्जे जो आसानी से बदले जा सके। सही, उन्हें अपने देश में बने विकल्पों से बदला जाएगा। साथ ही नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और स्वदेशी हथियार भी लगेंगे। कौन से हथियार? जैसे अस्त्र, MK-1 मिसाइल, दुश्मन के रडार को निशाना बनाने वाली रुद्रम मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW। अच्छा, लेकिन HAL की प्रोडक्शन क्षमता और टाइमलाइन, वो एक सवाल रहता है हमेशा। हाँ, वो तो है। HAL क्षमता बढ़ा तो रहा है, पर समय पर डिलीवरी देना वो एक चुनौती रही है। देखना होगा इस बार कैसे करते हैं। ठीक है। अब बड़ी कंपनियों के अलावा क्या छोटे प्लेयर्स भी मैदान में आ रहे हैं? दिल्ली के एक स्टार्टअप का जिक्र था जेट इंजन को लेके। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। DG प्रोपल्शन नाम की एक कंपनी है, उनका DG J40 टर्बो जेट इंजन। ये 40 kgf थ्रस्ट देता है। वो फ्लाइट ट्रायल के बहुत करीब है। अच्छा, किस चीज के लिए है ये इंजन? ये खासकर UAVs मतलब ड्रोन्स और दूसरे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए है। उन्होंने BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। और उनका लक्ष्य है कि इंजन में जो अभी 30-35% भारतीय सामान लगता है, उसे बढ़ाकर 90% से ज्यादा किया जाए। वाह, ये तो बढ़िया बात है। मतलब इकोसिस्टम बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, हाँ, वो जो बड़ा इंजन सौदा था अमेरिका के साथ, हाँ, F414 वाला, हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, वो थोड़ी चिंता की बात जरूर है। HAL और अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बीच जो समझौता हुआ था जून 2023 में, हाँ, भारत में F414 इंजन बनाने का, जी, उसके फाइनल होने में अब लगता है मार्च 2026 तक का समय लग जाएगा। अरे इतनी देर? हाँ, हालांकि अच्छी खबर यह है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब TOT पर सहमति बन गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सही। लेकिन जो कमर्शियल शर्तें हैं, पैसे वगैरह की बातें, उन पर बातचीत अभी चल रही है। उसी वजह से ये देरी हो रही है। और इस देरी का असर वो हमारे भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों पर पड़ेगा फिर? बिल्कुल। तेजस MKI और AMC है। बिल्कुल, सीधा असर तेजस MKI और AMC है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोनों के लिए ही ये F414 इंजन बहुत जरूरी है। इनकी शुरुआती प्रोटोटाइप तो इसी पर निर्भर है। तो इस देरी से इन अहम प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन गड़बड़ा सकती है। ये तो मुश्किल है। अच्छा, विमानों की ही बात चल रही है तो नौसेना का अपना फाइटर जेट प्रोग्राम है TDBF। उसमें भी कुछ परेशानियां बताई जा रही हैं। जी, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TDBF प्रोग्राम कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तो डिजाइन में कुछ बदलाव हुए हैं, फिर जो करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है, उसे लेकर शायद रक्षा मंत्रालय से वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसी उम्मीद थी। और जो डिजाइन के अहम पड़ाव होते हैं, PDR यानी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू और CDR यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू,
उनमें भी प्रगति थोड़ी धीमी है। तो इसका मतलब है कि नौसेना के जो पुराने MiG-29K हैं, उन्हें बदलने की योजना वो खतरे में पड़ सकती है। हाँ, खतरा तो है। नौसेना चाहती थी कि 2035 तक इन MiG-29K को रिटायर कर दिया जाए। वो पहले से ही काफी दिक्कतें दे रहे हैं। अगर TDBF में और देरी हुई तो हो सकता है इन पुराने विमानों को 2040 के दशक तक चलाना पड़े। ये तो ऑपरेशनल तैयारी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना तैयारी के लिए, ना पायलटों की सुरक्षा के लिए। सही कहा। चलिए अब एक और नई चीज देखते हैं, ड्रोन AK-203। ये क्या बला है? इसे BSS मटेरियल लिमिटेड नाम की कंपनी ने पेश किया है। ये एक छोटा फुर्तीला ड्रोन है जो कम ऊंचाई पर उड़ता है और इस पर AK-203 जैसी असॉल्ट राइफल फिट की जा सकती है। ड्रोन पर राइफल? अरे वाह! हाँ, मतलब जमीनी लड़ाई में ड्रोन की नजर और राइफल की मारक क्षमता दोनों का एक साथ इस्तेमाल, एक नया कॉम्बिनेशन है ये। दिलचस्प। थोड़ा इतिहास में चलें। तेजस के डिजाइन की भी अपनी कहानी है ना? हाँ बिल्कुल। 80 के दशक में जब LCA, जो अब तेजस है, उसकी शुरुआती सोच बन रही थी, तो ADA, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 4 विदेशी कंपनियों से मदद ली थी। कौन सी कंपनियां थी वो? ब्रिटिश एरोस्पेस, डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है, जर्मनी की डॉर्नियर और MBB, इन्होंने शुरुआती अध्ययन किए थे। उन्होंने 3 तरह के डिजाइन सुझाए थे। एक तो पारंपरिक पूंछ वाला, दूसरा कैनार्ड पंखों वाला और तीसरा बिना पूंछ वाला डेल्टा विंग। इन्हीं स्टडीज से फिर तेजस का जो फाइनल डेल्टा विंग डिजाइन है उसे बनाने में मदद मिली। यानी काफी सोच विचार के बाद ये डिजाइन बना। हाँ। और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका पनडुब्बियों को लेकर कुछ समझौता हुआ है। जी, जोहानिसबर्ग में अभी 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसी में पनडुब्बी सहयोग पर 2 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि दोनों देश अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं, खासकर नौसेना के क्षेत्र में। ठीक है। तो अगर हम आज की सारी बातों को समेटें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ मिसाइल अपग्रेड, तेजस के नए ऑर्डर्स, स्वदेशी इंजन की कोशिशें, नए ड्रोन्स, ये सब सकारात्मक चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ F414 इंजन डील में देरी, TDBF प्रोग्राम की चुनौतियां, ये चिंताएं भी हैं। सार यही निकलता है कि स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण, ये लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इनको जमीन पर उतारने में समय, पैसा और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाने की बाधाएं अभी भी हैं और शायद आगे भी रहेंगी। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सारी कोशिशें अपनी सफलताओं और असफलताओं के साथ आखिर इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन और सुरक्षा के माहौल को कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे श्रोताओं में से किसी को भारतीय रक्षा क्षेत्र की खबरों में गहरी दिलचस्पी है और वो इस तरह की डिटेल्ड जानकारी रेगुलरली चाहते हैं, तो वे सोशल रिव्यूज XP नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। वहां अक्सर इस तरह की डिटेल कवरेज देखने को मिलती है। अच्छा, ये अच्छी जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही।